नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसमें मुगलों का राजपूतों, सिक्कों, दक्षिणी राज्यों, मराठों, फारस व मध्य एशिया से संबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें हम आज मुगलों का राजपूतों से संबंध के विषय में भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे। मुगलों का राजपूतों से संबंध 21 फरवरी 1707 ईस्वी को अहमदनगर में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु अपने पिता के जीवन काल में 1676 में हो चुकी थी। उसके चौथे पुत्र अकबर का, जो अपने पिता से बगावत कर पहले दक्षिण में शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास और फिर फारस चला गया था, देहांत 1706 ईस्वी में हो गया था। इस प्रकार औरंगजेब के दावसान के समय उसके 3 पुत्र जीवित थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। मोहम्मद मुअज्जम 1699 ईस्वी में काबुल का सूबेदार नियुक्त हुआ था। अगले वर्ष पंजाब का सूबा भी उसके नियंत्रण में कर दिया गया था। मोहम्मद आजम अपने पिता की मृत्यु के समय गुजरात और मालवा का सूबेदार था। वह अहमदनगर से कुछ दूरी पर अपना शिविर डाले हुए था। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु से कुछ ही दिनों पहले अपने तीसरे जीवित पुत्र कामबख्श को बीजापुर का सूबेदार नियुक्त किया और उसे हैदराबाद की तरफ प्रस्थान करने के आदेश दे दिए थे। औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद मुगल सिंहासन के लिए परंपरागत उत्तराधिकार संघर्ष आरंभ हो गया। दक्षिण में मोहम्मद आजम ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए। दूसरी तरफ जैसे ही मोहम्मद मुअज्जम को अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिली, वह एक विशाल सेना के साथ दिल्ली और आगरा की तरफ अग्रसर हुआ। दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के अभिप्राय से आजम भी उत्तर की ओर बढ़ रहा था। 18 जून 1707 ईस्वी को दोनों शाहजादों के मध्य आगरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में जाजौ के मैदान पर मुगल सिंहासन के लिए निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें आजम अपने दोनों पुत्रों बेदार बख्त और वली जहां तथा अनेक अमीरों व योद्धाओं के साथ धाराशायी हो गया। मोहम्मद मुअज्जम की निर्णायक जीत हुई। उत्तराधिकार संघर्ष में विजयी होकर मोहम्मद मुअज्जम ने अपने आप को शाही ठाट बाट से बहादुर शाह के नाम से मुगल बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल तक मुगलों की केंद्रीय सत्ता सबल रही, अतः सार्वभौम सत्ता के शक्तिशाली रहते किसी भी क्षेत्रीय शक्ति या प्रांतीय सूबेदारों ने सिर उठाने का प्रयास नहीं किया। किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की सार्वभौम सत्ता पतनोन्मुख हो गई तथा देश की राजनीतिक एकता लुप्त हो गई। फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों के सूबेदार केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे। वस्तुतः 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई। अब हम मुगल राजपूत संबंध के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद दिल्ली के सुल्तानों ने राजपूत राज्यों को भी अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुई। वस्तुतः इस्लाम और राजपूतों के बीच हुए संघर्ष दो विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में धार्मिक दृष्टिकोण का संघर्ष था, जिसमें प्रत्येक पक्ष अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने तथा बनाए रखने का आकांक्षी था। अलाउद्दीन के निर्बल उत्तराधिकारियों के समय दिल्ली के सुल्तान राजपूताना पर अपनी सर्वोच्चता अधिक दिनों तक कायम नहीं रख सके। तुगलक सुल्तानों के समय तो अधिकांश राजपूत राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। मेवाड़ के महाराणा कुंभा और सांगा के नेतृत्व में राजपूत पुनः अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने हेतु अग्रसर होने लगे। अब बाबर का राजपूतों से क्या संबंध रहा, उसके विषय में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर यदि चाहता तो राजपूतों के साथ सहयोग कर सकता था,
तथा मेवाड़ के राणा सांगा के लिए भी अनुकूल अवसर था। लेकिन एक दूसरे के प्रति आश्वासन लेकिन एक दूसरे के प्रति अविश्वास तथा दोनों की महत्वाकांक्षा के कारण एक दूसरे का विरोधी बना दिया। पानीपत की विजय के बाद भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए बाबर को राणा सांगा से निपटना आवश्यक था। इसके लिए उसने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब हम लोग काबुल में थे तो राणा सांगा के दूत ने उपस्थित होकर उसकी निष्ठा प्रदर्शित की थी और ये निश्चय हुआ था कि सम्मानित बादशाह उस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो सांगा इस ओर से आक्रमण कर देगा। मैंने इब्राहिम को पराजित भी कर दिया, दिल्ली आगरा पर अधिकार भी कर लिया, किंतु इस काफिर के किसी और हिलने के चिन्ह भी दृष्टिगत नहीं हुए। लेकिन बाबर का आरोप सर्वथा मिथ्या है। वस्तुतः पानीपत के युद्ध के बाद सांगा की कार्रवाइयों ने बाबर को सांगा से युद्ध करने को विवश कर दिया था। सांगा ने बाबर के अफगान शत्रुओं को सहयोग प्रदान किया के साथ मिलकर बाबर को भारत से बाहर निकालने की योजना पर विचार विमर्श कर रहा था। ऐसी स्थिति में बाबर द्वारा राजपूतों से सहयोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फलस्वरूप दोनों के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें राजपूत पराजित हुए। इसके बाद भी बाबर राजपूतों से महत्वपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता था, लेकिन उसने चंदेरी पर आक्रमण करके इस अवसर को भी धोखा दिया। सत्य तो यह है कि भारत में अपनी नवोदित सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए राजपूतों की शक्ति को कुचलना आवश्यक था, न कि राजपूतों के साथ सहयोग करने की नीति अपनाना। हुमायूं राजपूत संबंध। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल बादशाह बना। उसके जीवन में भी राजपूतों से मैत्री करने के दो अवसर आ गए, जिसे उसे अपनी विवेकहीनता के कारण खो दिए। 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाला, जिससे राजपूतों की स्थिति अत्यंत संकटमयी हो गई। इस अवसर पर चित्तौड़ के राणा की मां कर्मावती ने हुमायूं को राखी बेचकर गुहार की कि बहादुर शाह के आक्रमण से अपनी बहन की रक्षा करे, परंतु हुमायूं ने अपने धर्मांध अमीरों को सलाह मानकर अपने स्वधर्मी बहादुर शाह के विरुद्ध राजपूतों को सहयोग देना उचित नहीं समझा। यद्यपि बहादुर शाह स्वयं हुमायूं के लिए खतरनाक शत्रु सिद्ध होता जा रहा था। 1542 ईस्वी में शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं जब भक्कर सिंध में ठहरा हुआ था, उस समय मारवाड़ के राव मालदेव ने उसे शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने का संदेश भिजवाया। लेकिन हुमायूं के शासक शाह हुसैन से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा। जब शाह हुसैन से सहायता मिलने की आशा न रही, तब उसे मालदीव की याद आई और वे मारवाड़ की तरफ बढ़ा। परंतु तब तक राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब मालदेव हुमायूं को सहायता देकर अपने राज्य को खतरे में डालने को तैयार नहीं था। यदि हुमायूं मालदेव का संदेश मिलते ही मारवाड़ की तरफ आया होता, तो वे राजपूतों के सहयोग से अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त कर सकता था, जिससे राजपूतों व मुगलों के मध्य सहयोग का अध्याय आरंभ हो सकता था। शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। अकबर राजपूत संबंध। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा। अकबर के राज्यारोहण के साथ ही भारत के इतिहास का एक क्रांतिकारी अध्याय आरंभ हुआ। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था। उसने यह अनुभव किया कि राजपूतों की सहायता एवं सहयोग के बिना हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता। उसके सक्रिय सहयोग के बिना सामाजिक अथवा राजनीतिक एकता संभव नहीं हो सकती। अकबर संपूर्ण भारत को अथवा उसके अधिकांश भाग को अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता था, परंतु इसके लिए सामाजिक एवं धार्मिक सहिष्णुता
एवं समानता का वातावरण तैयार करना आवश्यक था। इसके लिए राजपूताना पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था, क्योंकि सामरिक दृष्टि से इस प्रदेश का अपना महत्व था। गुजरात और मालवा की ओर जाने वाले मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते थे, इसलिए राजपूत शासकों का सहयोग अपेक्षित था। मुगल शासक विदेशी थे और वे अपने साम्राज्य स्थापना के लिए विदेशी सैनिकों पर ही विश्वास करते थे। इन विदेशी सैनिकों को भारत की आम जनता से कोई लगाव नहीं था। वे अपने आप को साम्राज्य निर्माता एवं संचालक मानते थे और कभी कभी तो वे अपने सम्राट के विरुद्ध भी विद्रोह करने पर उतारू हो जाते थे। ऐसे विदेशी सैनिकों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राजपूतों से मैत्री करना आवश्यक था। राजपूत शासकों से मैत्री संबंध स्थापित करके अकबर अपने दरबार में शक्ति संतुलन स्थापित कर सकता था, ताकि कोई मुस्लिम अमीर दरबार में अपने आप को महत्वपूर्ण न समझे। दूसरी ओर राजपूत एक वीर, विश्वास पात्र और स्वामी भक्त जाति थी। राजपूत एक अच्छा योद्धा, मान मर्यादा के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति, ईमानदार, साहसी व उत्साही सेवक था। अकबर को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो सोने और चांदी के टुकड़ों से खरीदे न जा सके और जो अपमान की अपेक्षा मरना उचित समझे। ये सभी गुण एक राजपूत योद्धा में निहित थे। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अकबर ने राजपूतों के प्रति एक विशेष नीति का सूत्रपात किया। उसने साम्राज्य विस्तार व राष्ट्रीय एकता प्रदान करने हेतु राजपूतों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। वे प्रेम, सहानुभूति और उदारता द्वारा उनके हृदय को जीतना चाहता था। अतः अकबर ने उन्हें राज दरबार में सम्मानपूर्ण स्थान दिया, उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, उन्हें शाही सेना के संचालन का अवसर दिया, उन्हें अपने धर्म पर आचरण करने की स्वतंत्रता दी और उन्हें उनके जीवन, धन संपत्ति तथा मान मर्यादा की रक्षा का आश्वासन दिया। इस नवीन नीति की शुरुआत 1562 ईस्वी में की गई थी। जनवरी 1562 ईस्वी में अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार के दर्शन करने हेतु अजमेर की ओर आया। मार्ग में सांगानेर नामक स्थान पर आमेर का शासक बारमल कच्छावा उसकी सेवा में उपस्थित हुआ तथा अपनी पुत्री का विवाह सम्राट से करने का प्रस्ताव रखा, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया। वस्तुतः उस समय अजमेर और मेवात का सूबेदार सरफुद्दीन राजा भारमल से उसका राज्य छीन लेना चाहता था और राजा भारमल उसके आक्रमण की आशंका से त्रस्त था। अतः इस समय अकबर का अजमेर आना उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ। अकबर ने अजमेर से लौटते समय राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया। इन वैवाहिक संबंधों के कारण राजा भारमल के वंशज केवल राजस्थान में नहीं अपितु संपूर्ण मुगल साम्राज्य के साथ ही समूचे भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। मुगल शाही घराने का संरक्षण प्राप्त कर कछवा राजघराना सर्दियों तक बड़ी तत्परता एवं स्वामी भक्ति के साथ मुगल साम्राज्य की सेवा करता रहा। राजा भारमल को 5000 मनसब प्रदान किया गया। उसके पुत्र व पौत्र राजकीय सेना में प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त किए गए। स्वयं भारमल को अमीर उल उमरा तथा राजा की उपाधियों से सम्मानित किया गया। वे अकबर का इतना कृपा पात्र बन गया कि जब लंबे समय के लिए सम्राट राजधानी से बाहर जाता तो उसकी रक्षा का भार भारमल पर छोड़कर जाता था। डॉक्टर रघुवीर सिंह के कथानुसार भारमल की पुत्री के साथ स्वयं विवाह कर अकबर ने राजस्थान के राजपूत घरानों के साथ अत्यधिक निकट संबंध स्थापित करने की एक नई नीति प्रारंभ की। तदंतर अकबर ने स्वयं अनेक राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह किया और समय आने पर अपने पुत्रों के लिए भी ऐसी ही वधुओं का आयोजन किया। मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने भी सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह शाहजादे सलीम के साथ कर दिया। खुर्रम इसी दाम्पत्य का परिणाम था। इस प्रकार के पारिवारिक संबंध
स्थापित हो जाने से राठौड़ शासकों की नियुक्तियां मुगल सूबों में तथा दक्षिण में हुई। इन शासकों को इस प्रकार की सेवाओं से अधिक लाभ भी हुआ। बीकानेर नरेश राय सिंह की पुत्री का विवाह भी जहांगीर से हुआ, जिससे वहां के नरेशों की पदवर्दी उत्तरोत्तर होती गई। भाटियों के वैवाहिक संबंध भी जैसलमेर की उन्नति के कारण बने। अकबर के बाद भी कोई एक शताब्दी तक यह परंपरा थोड़ी बहुत बनी रही। इन वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप अकबर की धार्मिक नीति में सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ तथा सामाजिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम जातियों के रस्मों रिवाजों का आदान प्रदान हुआ। सैनिक क्षेत्र में राजपूतों का सहयोग मुगल साम्राज्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। राजस्थान के विभिन्न भागों पर मुगल प्रभाव स्थापित करने में आमेर के कछवा राजघराने का बड़ा योगदान रहा। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अकबर ने राजपूत राजाओं को अपनी लड़की देने के लिए बाध्य नहीं किया। यहाँ तक कि पराजित राजाओं के समकक्ष भी उसने ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं रखी। फरवरी 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर का घेरा डाला। 1.5 माह तक घेरा चलने के बाद आमेर के कछवा राजा भगवान दास तथा कुंवर मान सिंह आदि के बीच में पड़ने पर राव सुरजन ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर हाड़ा ने अपनी लड़की देने का बाध्य नहीं किया गया। अकबर की इस नीति का मूल उद्देश्य तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। वैवाहिक संबंधों के अलावा राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अकबर के द्वारा उठाया गया कदम था उसकी अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों के भाई बेटों तथा निकट संबंधियों को शाही सेवा में ऊंचे पदों पर नियुक्त करना। इस नीति के द्वारा राजपूताना के राजघराने मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ आधार स्तंभ बन गए और उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु राजपूत शासकों के लिए इस नीति के परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुए। जो जो राजपूत मुगल शासकों पर मुगल प्रभाव बढ़ता गया, त्यों त्यों उनकी स्वतंत्रता कम होती गई। शाही सेवा के सिलसिले में उन्हें लंबे समय के लिए अपने राज्यों से दूर रहना पड़ता था और उनकी अनुपस्थिति में अपने राज्यों की शासन व्यवस्था को अपने मंत्रियों तथा अधिकारियों के हाथों में सौंपना पड़ता था। इन मंत्रियों तथा अधिकारियों में अधिकांश स्वेच्छाचारिता से शासन चलाते थे, जिससे राज्यों की शासन व्यवस्था भ्रष्ट एवं अत्याचारी बनती गई। इसके अतिरिक्त उनकी अनुपस्थिति में मुगल अधिकारियों को उनके आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने का अवसर भी मिलने लगा। अकबर ने राजपूत शासकों के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था स्थापित कर ली थी कि शासकों के मरने के बाद नया शासक बनाने की बागडोर अकबर के हाथ में रहती थी। अकबर की स्वीकृति से ही मृत शासक का पुत्र अधिकृत राजा बन सकता था। अकबर चाहता तो उत्तराधिकारी को बदल भी सकता था। वे चाहता तो नए उत्तराधिकारी को पूरा राज्य न देकर आधा राज्य या इससे भी कम राज्य दे सकता था। इसका एक परिणाम तो ये निकला कि राजपूत शासकों के भावी उत्तराधिकारी अपने घरेलू झगड़ों को अकबर के सामने लाने लगे। इसके अलावा मुगल दरबार में महत्व एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अब राजपूत नरेशों में आपसी प्रतिस्पर्धा, जिसका मुगल शासकों ने पूरा लाभ उठाया। कर्नल टाड ने अकबर की इस नीति की समीक्षा करते हुए लिखा है, उसने राजपूतों की स्वतंत्रता नष्ट कर दी। उसने उन लोगों को जंजीरों में जकड़ा, किंतु उनके ऊपर सोने का मुलम्मा चढ़ा दिया। इन जंजीरों की राजाओं को आदत पड़ गई, क्योंकि बादशाह अकबर ने अपनी शक्ति का उपयोग ऐसे ढंग से किया कि राजपूतों का जातीय अभिमान बना रहा। और कभी कभी उनके एक कीर्तिकार रोग द्वेष भी चलते रहे, परंतु उसकी विजयों के पूर्ण रूप से दृढ़ होने से पूर्व ही उसकी तलवार ने इन सैनिक कौमों को की कई पुश्तों
काट डाली और उनकी चमक दमक और कीर्ति खत्म कर दी। वस्तुतः राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित करने की आवश्यकता केवल अकबर को ही नहीं थी, बल्कि राजपूत शासकों को भी मुगल सम्राट के सहयोग की आवश्यकता थी, क्योंकि निरंतर युद्धों के कारण राजपूतों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी तथा अब राजपूत शासकों के लिए मुगलों की शक्ति का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई थी। अतः अपने पैतृक राज्य को बनाए रखने के लिए उन्होंने अकबर की शरण में जाना ही उचित समझा। अब राजपूत शासकों का एक ही उद्देश्य रह गया था और वे ये कि मुगल दरबार का आश्रय लेकर साम्राज्य विस्तार के प्रयासों में अपनी स्वामी भक्ति तथा शूरवीरता का प्रदर्शन कर मुगल सम्राट को प्रसन्न करना तथा उसकी कृपा से ऊंचा मनसब और जागीरें प्राप्त करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनमें जो आपसी प्रतिस्पर्धा हुई उसने उन्हें मुगलों का और अधिक आश्रित बना दिया और मुगल शासकों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए उनमें अपनी बहन बेटियों को शाही हरम में भिजवाने की होड़ लग गई। इसके अलावा तात्कालिक परिस्थितियों में उन्हें एक केंद्रीय सत्ता की सहायता की आवश्यकता थी। इसके अभाव में राजपूत राजाओं के लिए अपने स्वतंत्रता प्रिय एवं कुलीय समानता का दावा करने वाले वंशानुगत सामंतों को नियंत्रण में रखना अत्यधिक कठिन था। अपने राज्यों में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक था। मुगल सत्ता की सहायता प्राप्त कर वे अपने सामंतों को नियंत्रण में रख सकते थे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना था। जिन राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, उन्हें विश्वास दिलाया गया कि जो अकबर की प्रभुता स्वीकार करता है उन्हें सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक समानता प्राप्त होगी। लेकिन जिन्होंने उसका विरोध किया उनका उन्मूलन करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर पद व प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अकबर का राजपूतों से संबंध तीन प्रकार से स्थापित हुआ था। ऐसे राजपूत शासक जिन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार की और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर शाही व्यवस्था में घुल मिल गए। इसमें आमेर, बीकानेर, जैसलमेर आदि के शासकों का नाम लिया जा सकता है। नंबर 2 है ऐसे राजपूत शासक जिन्होंने डटकर युद्ध किया लेकिन परास्त होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और मुगल सम्राट को अपनी सेवाएं देते रहे, जैसे कि रणथंभौर का राव सुरजनहाड़ा। नंबर 3 ऐसे राजपूत शासक जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता बेचने की अपेक्षा अकबर से युद्ध करना ही उचित समझा, चाहे उन्हें असीम कष्ट ही क्यों न उठाने पड़े, और जिन्हें अकबर पराजित करके भी अपनी अधीनता में न ला सके। इसमें मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन और मेवाड़ के राणा प्रताप का नाम लिया जा सकता है। यद्यपि राव चंद्रसेन के पूर्व और बाद में मारवाड़ ने शाही घराने से वैवाहिक संबंध स्थापित कर सुख और वैभव प्राप्त कर लिए थे, लेकिन मेवाड़ के सिसोदियों ने मुगलों के साथ कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। यही कारण है कि मेवाड़ का राजघराना राजपूतों के उन राजघरानों से कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करता था जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये परंपरा तो 18वीं सदी के मध्य समाप्त हुई, जब जयपुर, आमेर, काय के भैया हाँ कितनी सट्या है, काही नाम मैं आ रही हूँ थोड़ा सा, काही नाम आए तो कम भी मायने काही नाम वो वही
के शासक ने मेवाड़ की राजकुमारी से विवाह किया था और ये वादा किया था कि मेवाड़ की राजकुमारी से यदि लड़की पैदा होती है तो उसका मुगलों से विवाह नहीं किया जाएगा। इस प्रकार मेवाड़ के राजघराने में मुगलों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। हाँ, अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के काल में राणा प्रताप के पुत्र एवं उत्तराधिकारी ने मुगलों की नाम मात्र की अधीनता अवश्य स्वीकार कर ली थी, लेकिन उन्होंने मुगल सम्राट को कभी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं नहीं दी और यहाँ तक कि मेवाड़ के शासक कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए। सॉरी। फिर भी अकबर की राजपूत नीति को एक सफल नीति कहा जा सकता है, क्योंकि राजपूतों के सहयोग से मुगल साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि देश में अपूर्व समृद्धि एवं सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ और हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का श्रेष्ठ समन्वय हुआ। अब पढ़ेंगे हम जहांगीर राजपूत संबंध। अकबर अपने जीवन काल में महाराणा प्रताप को अपनी नई व्यवस्था के घेरे में न ला सका था, परंतु उसके उत्तराधिकारी जहांगीर को इसमें सफलता मिल गई। जब मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने मुगलों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा ने मुगलों से संधि कर ली, जिसके अनुसार नंबर 1 राणा शिवम मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन वे अपने युवराज कुंवर को मुगल दरबार में भेजेगा। राणा को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा की श्रेणी में प्रवेश प्राप्त करना होगा, अर्थात मुगल दरबार की मनसबदारी स्वीकार करनी होगी। नंबर 3 है, आवश्यकता पड़ने पर राणा 1000 घुड़सवारों को शाही सेवा में भेजेगा। नंबर 4 है, राणा को चित्तौड़ लौटा दिया जाएगा, लेकिन राणा चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करा सकेगा। इस संधि के साथ ही दोनों के बीच संघर्ष के स्थान पर सहयोग का सूत्रपात हुआ। राजपूताना पर मुगल आधिपत्य को परिपूर्ण करने तथा राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में जहांगीर ने बड़ा सराहनीय कदम उठाया था। जहांगीर ने भी अपने पिता की भांति राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति को जारी रखा, लेकिन वे राजपूतों पर उतना विश्वास नहीं कर पाया था जितना कि अकबर ने किया, क्योंकि इस समय शाही दरबार के मुसलमान अमीर अकबर के शासनकाल में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए थे। अतः जहांगीर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध सम्मान के आधार पर स्थापित नहीं किए, बल्कि वे मात्र राजनीतिक उद्देश्यों से स्थापित किए गए। आमेर के राजा मान सिंह ने अपनी पौत्री जगत सिंह की लड़की का विवाह जहांगीर के साथ उसको खुश करने के लिए किया था, क्योंकि अकबर के अंतिम दिनों में मान सिंह ने सलीम के विरुद्ध खुसरो का समर्थन किया था। अतः बादशाह बनने के बाद भी जहांगीर को मान सिंह पर संदेह था। इस संदेह को मिटाने के लिए मान सिंह ने अपनी पौत्री का विवाह जहांगीर से किया था। इसी प्रकार जब खुर्रम ने विद्रोह किया था, तब उसे दबाने के लिए जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज के साथ जोधपुर के शासक गज सिंह को भेजा था। गज सिंह ने परवेज का विश्वास प्राप्त करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह परवेज से कर दिया। संभवतः गज सिंह ने सोचा होगा कि खुर्रम के विद्रोही हो जाने से जहांगीर परवेज को अपना उत्तराधिकारी बना देगा और परवेज गद्दी पर बैठने से शाही दरबार में राठौड़ों का सम्मान बढ़ जाएगा। मान सिंह की संदिग्ध भूमिका बीकानेर के राय सिंह का विद्रोही रूप तथा बूंदी के राजा भोज द्वारा अपनी पौत्री का विवाह जहांगीर से करने की अस्वीकृति के देने के कारण जहांगीर को राजपूतों पर संदेह उत्पन्न हो गया। उपयुक्त परिस्थितियों में जहांगीर के दरबार में राजपूतों की स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। यद्यपि उसने अपने पिता के सम्मानी हिंदुओं को उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त करने की नीति जारी रखी,
लेकिन ऐसे हिंदुओं की संख्या में काफ़ी कमी आ गई थी। हॉकिंस का मत है कि वास्तव में नियुक्ति करते समय जहांगीर मुसलमानों को वरीयता प्रदान करता था। इस प्रकार जहांगीर ने अपने पिता द्वारा स्थापित किए गए सहिष्णुता के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं किया। जहांगीर के समय संपूर्ण राजस्थान पर मुगलों की सर्वोपरि सत्ता स्थापित होने के बाद राजपूत राज्यों के आंतरिक मामलों में सम्राट और उसके अधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ गया। राजपूत राज्यों में ज्येष्ठाधिकार के नियमानुसार राज्यों के उत्तराधिकार निश्चित होना एक सामान्य बात थी, किंतु मुगल सम्राट ने इस परंपरा तथा नियमों का उल्लंघन करके उत्तराधिकार निश्चित करना आरंभ कर दिया। बीकानेर का राजा राय सिंह अपने ज्येष्ठ पुत्र दलपत से नाराज था, अतः उसने अपने छोटे पुत्र सूर सिंह को शासक बनाना चाहा। लेकिन जहांगीर चूंकि राय सिंह से प्रसन्न था, इसलिए उसने राय सिंह की इच्छा के विरुद्ध मार्च 1612 ईस्वी में दलपत को बीकानेर का शासक बना दिया। लेकिन जब दलपत शाही आदेशों की अवहेलना करना आरंभ कर दिया, तब जहांगीर ने सूर सिंह को सैन्य बीकानेर भेजा। पराजित दलपत को बंदी बना लिया गया और सितंबर 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सूर सिंह को बीकानेर का शासक बना दिया। इसी प्रकार आमेर के राजा मानसिंह के ज्येष्ठ पुत्र जगत सिंह की मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो गई थी। इसलिए जगत सिंह का ज्येष्ठ पुत्र मान सिंह का वास्तविक उत्तराधिकारी था। लेकिन उत्तराधिकार संबंधी हिंदू प्रथा की पूर्णतः उपेक्षा कर जहांगीर ने मान सिंह के एकमात्र जीवित पुत्र भाव सिंह को आमेर का शासक बना दिया और उसे 4 हजारी का मनसब दे दिया। इस प्रकार राजपूताना में अब उत्तराधिकार मुगल सम्राट की इच्छा पर निर्भर हो गया। फलस्वरूप राजपूत राज्य निर्बल होते गए और मुगल सम्राट शक्तिशाली होता गया। जहांगीर की यह नीति रही कि किसी भी राजपूत राज्य को शक्तिशाली नहीं होने दिया जाए। अतः आमेर के कच्छाओं की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आमेर की सीमा पर एक नए राठौड़ राज्य किशनगढ़ की स्थापना की गई तथा मेवाड़ की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मालवा की सीमा पर रतलाम नामक एक नए राज्य की स्थापना की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि जहांगीर राजपूतों को लड़ाकर उनकी शक्ति क्षीण करना चाहता था। 1619 ईस्वी के बाद जहांगीर का स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया, जिससे उसका शासन संचालन में भाग लेना प्राय असंभव हो गया। उसकी प्रियतमा साम्राज्ञी नूरजहां पहले ही शासन में बहुत हस्तक्षेप करती थी, अब तो सारा शासन कार्य उसके हाथों में चला गया। कुछ समय बाद नूरजहां और खुर्रम के बीच तीव्र वैमनस्य पैदा हुआ। नूरजहां के हाथों अपना भविष्य बिगड़ने की आशंका से 1622 ईस्वी में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं जहांगीर से सैन्य रवाना हुआ और 19 मार्च 1623 ईस्वी को बिलोचपुरा के युद्ध में खुर्रम को पराजित किया। खुर्रम वापस लौट पड़ा और रास्ते में आमेर को लूटता हुआ उदयपुर पहुंचा, जहां राणा कर्ण ने खुर्रम को जगमहल में ठहराया और विदा होते समय राणा और खुर्रम ने पगड़ी बदलकर भाईचारा व्यक्त किया। तत्पश्चात खुर्रम मांडू पहुंचा। जहांगीर उसका पीछा करता हुआ राजपूताना की तरफ आया और 9 मई 1623 ईस्वी को अजमेर में पड़ाव डाला। खुर्रम के इस विद्रोह में किसी भी राजपूत शासक ने उसका साथ नहीं दिया तथा जहांगीर का आदेश प्राप्त होते ही सभी प्रमुख शासक उसकी सेवा में उपस्थित हो गए। इससे स्पष्ट है कि अकबर ने राजपूत मुगल सहयोग की जो बुनियाद रखी थी वे कितनी मजबूत हो चुकी थी। इस प्रकार हमने बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर इनका राजपूतों के साथ संबंध पड़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम शाहजहां, औरंगजेब के साथ मुगलों के
के साथ राजपूतों के संबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।